हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्तों का प्रशासन कैसा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 और 13, 14 दो और चैप्टर है। इस चीज़ को कवर करने के बाद हम लोग क्लास 7 को स्टार्ट करेंगे और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अब ज़्यादा टाइमिंग का क्लास आएगा क्योंकि चीज़ें जल्दी कवर नहीं हो पा रही है। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग ज़्यादा क्लास लेकर उसको ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग साथ में नोट्स भी करेंगे और डीपीपी क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले और हम वीडियो हमेशा लगातार कंटिन्यू डालते रहें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग हुनों के बारे में पढ़े थे। हम लोग ये जाने थे कि कैसे जो गुप्त वंश था वो कैसे ख़त्म हो गया, किस तरह से उसका पतन हो गया। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि गुप्तों का प्रशासन कैसा था। गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। तो जो समानता और सैनिक ताकत के बल पर जो उनका गुप्त वंश का शासक था, राजनीतिक शासक था और प्रशासनिक शासक, वो राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, मतलब गठन किया, बैठाया। शासन का प्रधान राजा था जो प्रजा को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करने का साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। तो जब जाहिर सी बात है, हर शासन का जो प्रधान रहता है वो राजा ही रहता है। तो राजा ही था जो न्याय का प्रदान करता था और साथ में धर्म का संरक्षण भी देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य अधिकारी होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगाना था। राज्य के समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी। तो राज्य का जितना भी भूमि रहता था वो राजा की संपत्ति मानी जाती थी। आज भी है, जैसे नरेंद्र मोदी हम लोग की सरकार है, तो कोई भी ऐसा जो भूमि है वो सारी चीज़ें राजा को, मतलब उनका ही संपत्ति माना जाएगा। क्योंकि वो जब चाहेंगे तो वो चीज़ को हटा भी सकते हैं और जब चाहेंगे तो उसको लगा भी सकते हैं। तो हर चीज़ जो होता है वो राजा की संपत्ति माना जाता है। अतः उपज का एक तिहाई यानी 1/3 भाग पर उसका अधिकार था। पहले में, मतलब अब तो किसान का जो रहता है उस किसानी के रहता है, लेकिन पहले जो होता था वो जो उसका जो उपज होता था, जो मतलब हम लोग जो पहले के लोग थे वो जो किसानी करते थे, उनका जो भी होता था वो 1/3 राजा का अधिकार उस पर होता था। और यही लगान की राशि थी। और यही क्या थी? लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई प्रजातियों राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। तो जो समुद्रगुप्त थे अपने प्रजातियों को अपने वो जिनका जो क्षेत्र था उसको लौटाकर उन्हीं को कर देने पर बाध्य किया था। कर देने वाले यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। मौर्य शासकों के केंद्रीकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन समाप्ति और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था। आगे चलकर यह साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। तो इसका मतलब जो पहले के जो लोग जो पहले केंद्रित और विकेंद्रित होते रहता था, केंद्रीकृति होता था प्रशासन में, और उसके विपरीत जो गुप्त वंश का शासन थे वह समांति और केंद्रीकृति स्वरूप रखता था। उसके वजह से आगे चलकर साम्राज्य का पतन का एक कारण बना। साम्राज्य के सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था। तो साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको क्या कहा जाता था? देश। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है। भुक्ति के पदाधिकारी ऊपरी कहलाते थे। इसके निचले की इकाई विषय संभवतः जिले के रूप में थी, जिसके पदाधिकारी को पुष्यपति कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। कुमारमात्य और प्रदेश का गवर्नर था। जो कुमारमात्य था वो प्रदेश की गवर्नर था। महासंधि विग्रहिक जो युद्ध एवं शांति का मंत्री था। महादंड नायक जो मुख्य न्यायाधीश था। सीनियर प्रशासन ने नगर श्रेष्ठी शहर का
बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कार्यस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। इसे भी जाने। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफी शक्तिशाली स्थिति में थे। मतलब जो गुप्त था उसके साम्राज्य में सबसे जो 4 राज्य काफी शक्तिशाली थे। कौन कौन? पहला मगध के गुप्त। इसका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति, पूर्व में उल्लिखित पुष्यभूति से इसका कोई संबंध नहीं था। और वैल्वी के मैत्रक का इससे कोई संबंध नहीं था। अब हम लोग पढ़ने वाले आज के क्लास में हर्षवर्धन। मेन टॉपिक है हर्षवर्धन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। इनकी राजधानी थानेश्वर में थी। तो जब गुप्त वंश का जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन वो जब खत्म हुआ, उसके बाद क्या आया? पुष्यभूति वंश। इसका जो सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा और इनकी राजधानी कहाँ बनी? थानेश्वर में थी। और इनका पहला महत्वपूर्ण शासन प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ। तो आपको पता होगा कि जो हर्षवर्धन था उसका राज्यारोहण मतलब राज्याभिषेक 606 ईस्वी संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ। पहला जो शासन था उसका क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। तो जो पुष्यभूति वंश का पहला शासक आपसे कोई पूछेगा कि क्या नाम था, तो हम लोग बोलेंगे प्रभाकर वर्धन। और जो हर्षवर्धन है उनका जो राज्याभिषेक का आरोहण कब हुआ था? 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था। तो उनका जो हर्षवर्धन थे उनका राज्यारोहण कब हुआ? जब मतलब कि हर्ष ने जब बंगाल के जो शासक ने पुष्यभूति को कमजोर कर दिया था, मतलब कि हरा कर उसको ये कर हर तरह से उसको जब कमजोर कर दिया था, तब हुआ था राज्यारोहण किसका? हर्षवर्धन का। परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। लेकिन हर्ष बहुत शक्तिशाली था, इसके वजह से वो जो राज्य था उसको क्या किया? बहुत शक्तिशाली बनाया, मतलब हर तरह से स्थिर करके शक्तिशाली बनाया। इसने सफल सैनिक अभियान द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया। तो ये सफल सैनिक अभियान द्वारा ये जो था पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य को विस्तार किया, मतलब कि पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य को फैलाया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरूप, असम और कश्मीर के शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित किया। तो हर्षवर्धन ने जो नर्मदा है उसके दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा था। जो हर्षवर्धन है वो क्या चाहा था? नर्मदा के दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा था, लेकिन जो चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय जो थे, चालुक्य वंश था उसके जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो चीज़ को उसे पराजित कर दिया। किसको? हर्षवर्धन को। इस लाइन को ध्यान से समझिए। जो हर्ष था वो नर्मदा के दक्षिण में अपनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, पहला टॉप पॉइंट ये है। लेकिन चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित किया। इसके वजह से वो नर्मदा के दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया। इसे भी जाने। हर्ष के संदर्भ में हमें उसकी राज्य कवि वान भट्ट के कृति हर्षचरित्र,
वासखेड़ा और संजान तार में पत्र लेख और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। तो हर्ष के संदर्भ में हम जो उनका जो कवि थे, राज कवि जो थे, वो वानभट्ट थे। उनकी कृति में हर्ष चरित्र, मधुबन और वासखेड़ा और संजान तार में पत्र लेख और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि से हमको जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। तो हर्ष का झुकाव किसकी ओर था? बौद्ध धर्म की ओर था। लेकिन वह अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। जो हर्षवर्धन था उसको मतलब बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव था, लेकिन अलग जो धर्म थे उसके उन लोगों को भी ये सम्मान से अच्छा से व्यवहार करता था। ये नहीं कि अलग जात है तो उसको मतलब उन लोग से नफरत करे, नहीं, उन लोग से भी सम्मान से व्यवहार करता था, अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई सुपुत्र बौद्ध विहार एवं कुछ अस्पतालों का निर्माण भी करवाया। इसने कन्नौज में पांचवी बौद्ध संगीत का आयोजन 443 ईस्वी में करवाया। इसमें लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल हुए। तो इसने क्या किया? कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया जो 643 ईस्वी में करवाया था। और इसमें कितने लोग थे? 20,000 सहित हजारों तीर्थयात्रियों और विद्वान भी शामिल थे। हर्षसांग इस सभा का मुख्य अतिथि था। तो जो हर्षसांग थे वो इस सभा के क्या थे? मुख्य अतिथि थे। मुख्य एक होता है ना कि मुख्य गेस्ट थे। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या आप जानते हैं ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था? तो क्या मतलब ये बता रहा है कि ह्वेनसांग जो थे वो एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था। इसने हर्ष के प्रशासन और आम लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। तो जो ह्वेनसांग था एक चीनी यात्रा था, लेकिन इसने साम्राज्य के बारे में भ्रमण किया, मतलब साम्राज्य को देखा होगा। और उसके बाद उसके जितने भी चरित्र थे, चरित्र मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से जो उनका रहन सहन था, जो उनका व्यवहार था, जो उनका मतलब विस्तार देश था, जो उनका साम्राज्य था, उसके बारे में अपने वृत्तांत के जो उनका जो यात्रा के ये था पत्र बुक था, विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। तो जो इनका यात्रा बुक था वृत्तांत, उसमें ये किया था। कौन? ह्वेनसांग। हर्ष को ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया। तो जो ह्वेनसांग है वो हर्ष को बौद्ध धर्म का क्या बताया? महान उपासक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि हर्षवर्धन किसका मतलब ये था? तो बौद्ध धर्म का। लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। लेकिन वो बौद्ध धर्म का तो मतलब ये मानता ही था, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा उपासक था, बहुत बड़ा महान उपासक था कि बौद्ध धर्म को बहुत तरह से अच्छा ये कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो शिव और सूर्य को भी अपना उपासक मानता था। हर्ष का साम्राज्य का मानचित्र, हर्ष के साम्राज्य का मानचित्र। तो मेरा पुराना बुक है, जैसे कि पहले भी हम आपको बताएंगे, मेरा पुराना बुक है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, तो आप अपने बुक में मिला लीजिएगा और थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। हर्ष का ये साम्राज्य है जिसका वो मानचित्र है, मैप है। पल्लव एवं चालुक्य वंश, पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 550 से 750 ईस्वी तक, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्ष तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। तो मतलब जब गुप्त वंश साम्राज्य का जब पतन हुआ, गुप्त साम्राज्य जब खत्म हुआ, तो 200 वर्ष तक उत्तर भारत में कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ, जो एक हर्ष को छोड़कर, मतलब हर्ष के अलावा कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत को दो प्रमुख राजवंश वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। लेकिन इसके बाद इसके केंद्र में जो दक्षिण भारत में दो प्रमुख राजवंश थे, जिसका वातापी के जो चालुक्य थे और कांची के पल्लव हुए। वातापी के चालुक्य थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम हुआ। तो ये जो चालुक्य वंश था उसका प्रथम राजा कौन था? पुलकेशिन
पुलकेशिन प्रथम द्वितीय भी आएगा। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा बना। देखिए आपको बताया ना, प्रथम राजा तो पुलकेशिन था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय जो आया वो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा बना, सबसे महान राजा बना। कौन? पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। 1611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। तो 16 से आपसे कोई पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने, एग्जाम में अगर पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने वंश पर शासन पर कब बैठा था, तो 611 ईस्वी में ये शासन पर बैठा था। पुलकेशिन द्वितीय के गद्दी पर बैठने के बाद साथ ही अंतरिक्त समस्या का सामना करना पड़ा। वो जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उसके पास अंतरिक्त अनगिनत समस्या आ पड़ी। इन समस्याओं से निपटने के बाद इसने दक्षिण के राज्यों कंदमगंग और कोकण के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो ये जो है वो तो जो कंदमगंग और कोकण के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो कौन किया था? जो पुलकेशिन द्वितीय जो राजा था वो किया था, कि मतलब अपना अधीनता को वो स्वीकार कर ले, जबरदस्ती किया कि वो चीज़ को वो स्वीकार करें। बाध्य मतलब होता है कि जबरदस्ती कोई चीज़ को ये करना कि आप करो। इसके बाद इसने पूरी मालवा और गुजरात के राजा को भी पराजित कर अपने अधीन किया। तो इसके बाद क्या किया कि वो मालवा और गुजरात के जितने भी प्रजाति थे उसको राजा थे उसको पराजित किया, मतलब पराजित किया, हरा दिया और वो अपने अधीन कर लिया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरोध थी, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो पुलकेशिन का सबसे बड़ी विजय कब थी? हर्ष की विरोध, जो उसका राज्य था वो दक्षिण की ओर अपने राज्य को विस्तार करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। इसकी चर्चा पहले भी की गई है। हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी, हर्ष के विजय के बाद मतलब हर्ष जब विजयी हो गया तो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। तो जब ये पुलकेशिन द्वितीय वो जब पुलकेशिन जो द्वितीय था वो जब हर्षवर्धन से जीत गया तो वो किसका उपाधि धारण किया? तो उत्तरापथ स्वामी का उपाधि धारण किया। तो आपसे कोई पूछेगा उत्तरापथ स्वामी का उपाधि किसने धारण किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसका उपाधि धारण किया था? तो उत्तरापथ स्वामी का उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीपुरम यानी कांची के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था। तो जो ये था पुलकेशिन द्वितीय जो था वो कांचीपुरम के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो मतलब हर्षवर्धन के हराने के बाद क्या सोच रहे थे कि कांचीपुरम जो पल वंश है उसको जीतना चाहते थे, उनका राज्य जीतना चाहते थे। लेकिन इस समय जो पल वंश के शासक थे उसका नाम नरसिंह वर्मन था। क्या था? नरसिंह वर्मन, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। तो क्या हुआ कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो पल वंश का जो राज्य था उसको जीतना चाहते थे, कांचीपुरम को। लेकिन क्या हुआ कि जो नरसिंह वर्मन थे वो पुलकेशिन को हरा दिया, मतलब पराजित कर दिया। नरसिंह वर्मन ने वातापी बादामी आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया। तो कौन जीता वातापी को? तो वातापी को नरसिंह वर्मन ने जीता, जो पल वंश के राजा थे, शासक थे, जीत लिया। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। तो जब ये इन लोग बीच जब लड़ाई हुआ पुलकेशिन द्वितीय में और ये नरसिंह वर्मन में, तो क्या हुआ कि उस समय पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध करते समय उसी युद्ध में मारा गया। इसे भी जाने। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। परमेश्वर पुलकेशिन
द्वितीय के द्वारा जो अभिलेखों हैं और उनके जो साहित्य हैं उसका स्रोत प्राप्त होता है। और इसके बाद इसके दरबारी कवि जो थे रवि कीर्ति जो थे उनके द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से हर्ष के विजय की प्राप्ति संदर्भ होती है। मतलब हर्ष के जो विजय है उसके संदर्भ की जानकारी मिलती है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज के क्लास में यहाँ पर रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा और बताइएगा कि आज का पढ़ाई आपको कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में आप जो भी क्वेश्चन, आपका जो भी डाउट है, आप मेरे को क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर नहीं पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए और वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई देंगे। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। ये पॉल वंश की इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। हर हर महादेव।